नमस्कार। कल रिजल्ट्स आ गए दिल्ली के जो इलेक्शंस थे और हमने देखा कि जो अटकलें पहले से ही थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो हार रही है वहां से। जो एग्जिट पोल्स भी आए थे उनमें भी यही निकला था कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और आम आदमी पार्टी जो है हार रही है। जबकि जो आम आदमी पार्टी के जो है केजरीवाल और जो उनके बाकी जो लोग थे वो यही बोल रहे थे कि नहीं जी, पहले की तरह ही फिर से हम आएंगे और एग्जिट पोल जो है ये गलत हो सकते हैं। लेकिन जब रियलिटी में जब कल रिजल्ट आ रहा था तो बीजेपी पहले से ही बढ़त बनाए हुए थी और अंत में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से वहां जीत के आई है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो पॉलिटिकल और सोशल एनालिस्ट के तो हैं ही और साथ ही वो एक ऑथर भी हैं, कॉलमनिस्ट हैं। श्री अश्विनी कुमार चंगू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार हमारी जी, चैनल नमस्कार कश्मीर डायलॉग में। नमस्कार जी। अश्विनी जी, ये बताइए कि ये जो कल फिगर्स आई हैं, जो आम आदमी पार्टी 22 पे अटक गई और भारतीय जनता पार्टी 48 पे चली गई। 27 साल बाद बीजेपी फिर से सत्ता में आई है दिल्ली में। इसके बारे में बताइए कि ये कैसे हुआ, कहां आम आदमी पार्टी का जलवा जो क्लीन स्वीप कर रही थी पिछले 2 इलेक्शंस में, आज वो बिल्कुल धराशायी हो गई। देखिए, सबसे पहले तो हम जरा आंकड़े देखें क्या हैं, एग्जैक्ट आंकड़े क्या हैं। जी जहां तक फिगर्स की बात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 48 यानी 48 सीट्स आउट ऑफ 70 लाई है। यानी ये तो क्लियर 2/3 मेजॉरिटी है, जी। ओवरवेलमिंग 2/3 मेजॉरिटी। हम्म। और आप जो आम आदमी पार्टी है उनकी 22 सीट्स आई हैं 70 में से, which is जी less than 1/3 of the total strength of the assembly। जी जहां तक वोट परसेंटेज का सवाल है, वोट परसेंटेज में जो असेंबली इलेक्शंस हैं, यानी पिछले अगर हम 3 इलेक्शंस पर नजर डालें तो लगभग लगभग 50% प्लस हमेशा, पर्टिकुलरली फॉर द लास्ट 2 जो इससे पहले के 2 इलेक्शंस हैं उनमें आम आदमी पार्टी को 50 to 53% वोट्स वहां पर असेंबली इलेक्शंस में आते थे। और जब यही आम आदमी पार्टी लोकसभा इलेक्शन लड़ती थी तो वहां पर वो पिछड़ करके 0 पर आ जाती थी। इन्होंने आज तक दिल्ली में सत्ता होने के बावजूद कोई सीट लोकसभा की नहीं जीती, लेकिन ओवरवेलमिंगली ये दिल्ली की विधानसभा में जब इलेक्शन होते थे वहां से जीत करके आते थे। यानी दिल्ली के जो वोटर्स हैं वो क्या करते थे, दिल्ली के वोटर्स प्रेफरेंशियल वोटिंग करते थे। प्रेफरेंशियल वोटिंग यानी क्या, कि जब उन्होंने लोकसभा में इलेक्शंस के लिए वोट करना था तो वो ओवरवेलमिंगली भारतीय जनता पार्टी को वोट डालते थे अंडर द लीडरशिप ऑफ 7 सीटों में से 7 के 7 बीजेपी लेता था जी। और जब विधानसभा का इलेक्शन होता था तो उस वक्त क्या करते थे, एज पर द प्रेफरेंशियल वोटिंग, वो वहां पर आम आदमी पार्टी को अंडर द लीडरशिप ऑफ केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल वोट करते थे। अब ये जो स्थिति थी ये पिछले 10 सालों की लगभग लगातार आ रही थी, चल रही थी जी। तो इस बार क्या हुआ, इस बार ये हुआ कि इसमें आमूल चूल परिवर्तन आ गया। लोकसभा इलेक्शन जो 2024 में है उसमें तो 7 की 7 सीटें भाजपा जीती थी। हालांकि उस वक्त आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने समझौता भी किया था, अलायंस भी बनाई थी, लेकिन फिर भी वो हार गए। और उसके साथ ही अब जब हुआ उसमें कांग्रेस भी अलग से उन्होंने अपना कैंपेन चलाया और आम आदमी पार्टी उसके तो सपोर्ट में कई सारे रीजनल फोर्सेस जो हैं, पार्टीज जो हैं वो भी आई थी। और तीसरा एक एंगल जो था वो भारतीय जनता पार्टी का था। लेकिन जो वहां पर एक्चुअल फाइट थी, एक्चुअल फाइट जो ग्राउंड पर थी वो थी सिर्फ
भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच। और इस बार दो चीजों ने सबसे बड़ा काम किया। पहली चीज तो ये थी कि ये जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल का था, आम आदमी पार्टी का था, इसमें तीन चीजें झलकती थी। फॉर द लास्ट 10 ईयर जिस तरह से इन्होंने रूल किया, पॉलिटिक्स को चलाया, उसमें तीन चीजें साफ तौर पर झलकती थी। चाहे वर्क, चाहे कॉन्डक्ट, या अदरवाइज जो इंपैक्ट था, आप किसी भी नजरिए से देखिए तो ये तीन चीजें उसमें झलकती थी। पहला क्या था? पहला था दोगलापन जी। दूसरा क्या था? दूसरा था बड़बोलापन। एक तो पहले दोगलापन, जिसको पाखंड भी कह सकते हैं, दूसरा फिर बड़बोलापन, मतलब हर चीज में इस तरह से बात करनी जो औकात से काफी सीमा, उस औकात की सीमाओं से बाहर होता था जी। वो बड़बोलापन। और तीसरा, ये शब्द हालांकि बड़ा एक तरह से समझिए कठिन शब्द है, लेकिन राजनीति का कमीनापन जो है वो भी इन्होंने अपने वर्क और कॉन्डक्ट से सामने लाया। यानी तीनों चीजें, दोगलापन, बड़बोलापन और राजनीतिक कमीनापन, ये तीनों चीजें जो हैं आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल में, पर्टिकुलरली अरविंद केजरीवाल, ये उसका सिंबल हो गया। अब देखिए पिछले 10 सालों में जो इन्होंने किया, मैंने पहले ही कहा दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये कि इन्होंने नेगेटिव क्या किया, एक तो वो था जो इस वक्त जिसने बड़ा काउंट किया कि इन्होंने पिछले 10 साल में क्या क्या नेगेटिव किया, उसका मैंने आपको उदाहरण दिया। अब पॉजिटिव जो था, अब जो भी वोटर है वो डेफिनेटली अल्टरनेटिव देखता है। अल्टरनेटिव में उसे, उसके पास में दो अल्टरनेटिव थे, एक था कांग्रेस, दूसरा था ये भारतीय जनता पार्टी। जहां तक कांग्रेस की बात है, अब यहां पर एनालिसिस में अगर हम देखें तो ये इलेक्शन जो है वो पिछले 10 साल में, यानी 2014 से लेकर के आज तक, आज के दिन तक कांग्रेस की 9वीं हार है। मतलब 90 दिस इज द 90th डिफीट ऑफ कांग्रेस कंटिन्यूअसली। बुरी तरह से हार गई है। बिल्कुल। पिछले 10 सालों में वो 90 बार इलेक्शंस हार चुके हैं। और ऊपर से जो उनकी लीडरशिप है वो किसी भी सूरत में इस चीज को लेकर के तैयार नहीं है कि वो इसकी समीक्षा करें, आत्म अवलोकन करें, आत्मनिरीक्षण करें, या इस सब को लेकर के एक रिव्यू करें। तो एक तरफ लेकिन अश्विनी जी, जो दिल्ली में जो कांग्रेस की एक टीम हुआ करती थी, बड़े बड़े दिग्गज नेता होते थे, अजय माकन वगैरह वगैरह, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे, उनका पता ही नहीं, वो कहीं लापता है। देखिए, जहां तक आपकी ये बात है ना, ये बात अब बड़ी पुरानी हो चुकी है। कई ऐसे दिग्गज नेता जो भारतीय जनता पार्टी में भी थे और कांग्रेस में भी थे, उनका समय चला गया। जी। क्योंकि क्या हुआ, एक नई जनरेशन सामने आई, नई लीडरशिप सामने आई। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ने क्या किया, उसने नई लीडरशिप को नेशनल लेवल पे और नहीं उस नई लीडरशिप को प्रादेशिक लेवल पे एनकरेज किया जी। और कुल मिलाकर के अब ये स्थिति है कि जिस दिल्ली में आज से 40 वर्ष पहले, इवन आज से 20 वर्ष पहले की भी बात है, जी 50% वोट कांग्रेस को आता था, वो आज 5 और 6% पर आ गया है। दिस इज देयर वर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड। यानी जो लोगों के पास में दिल्ली में एक अल्टरनेटिव था कांग्रेस की दृष्टि से, उन्होंने उनको पहले ही, जिसे कहते हैं, सिरे से खारिज कर दिया था। जी। फिर उनके पास भारतीय जनता पार्टी का था। अब भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मोदी जी का नेतृत्व, नंबर 1, नंबर 2, पिछले 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड, और जो तीसरी बात भारतीय जनता पार्टी की बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दिल्ली को लेकर के कोई नेगेटिव कंपेनिंग उनके अगेंस्ट नहीं थी, बिकॉज दे वर नॉट इन द गवर्नमेंट। नेगेटिव कंपेनिंग कोई उनके अगेंस्ट नहीं थी, नेगेटिव फैक्टर्स
उनके अगेंस्ट नहीं थे। तो ये जो पॉजिटिविटी उनके साथ में थी उसने बड़ा काम किया। दूसरी तरफ से आप और केजरीवाल की नेगेटिविटी ने काम किया, और कुल मिलाकर के ये जो आम आदमी पार्टी है उसका वोट परसेंटेज लगभग 9-10% नीचे आ गया जी। अभी उनका वोट परसेंट जो है वो 43% है। और भारतीय जनता पार्टी का जो लोकसभा इलेक्शन में यकीनन 52% वोट्स उन्होंने पीछे लाए, लेकिन इस बार क्या हुआ कि विधानसभा में उनके 39% वोट्स जो हैं पिछली बार जो आए थे 2020 में, वो इस वक्त सर्ज कर गए और वो 46-47% पर आ गए। यानी उन्होंने 8-9% की छलांग लगा दी। ये यूं ही नहीं होता, ये तभी होता है जबकि वोटर साइकी जो है वो अपना काम करती है। एक तो होता है वोटर सपोर्ट, दूसरा होता है वोटर साइकी। ये वोटर साइकी ने ऐसा काम किया कि उन्होंने पहले ही ठान लिया था कि हमने आम आदमी पार्टी को हराना है इस बार, और उनको सबक सिखाना है। अब तो आम आदमी को हराना या उन्हें सबक सिखाना, उसके लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने धरातल तैयार की थी पिछले 5 साल में। विशेषकर उन्होंने एक ग्राउंड उसके लिए तैयार किया था। अब देखिए, अलग अलग समुदाय दिल्ली में रहते हैं। कई ऐसे समुदाय हैं जिनको अपने स्टेटमेंट्स के, ऑब्नॉक्शियस स्टेटमेंट्स के माध्यम से अरविंद केजरीवाल और उसके बाकी साथियों ने अनॉय किया था, और उनको कश्मीरी पंडितों को भी उन्होंने, उनके खिलाफ भी हुआ था, और पूर्वांचल के लोगों के बारे में भी कुछ बोला था। जी, 2022 की घटना है। उन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय के बारे में जो टिप्पणियां की, और वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन दिल्ली असेंबली, वो दुर्भाग्य था। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जिस तरह से उन्होंने कश्मीरी पंडितों के समुदाय को लेकर के, जो कश्मीर में उनके साथ नरसंहार हुआ है, उसको लेकर के जो ये द कश्मीर फाइल्स विवेक अग्निहोत्री जी ने फिल्म बनाई थी, उसको लेकर के जो उन्होंने टीका टिप्पणी वहां ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की, एंड मेड अ मॉकरी ऑफ व्हाट हैपेंड टू कश्मीरी पंडित्स, उससे कश्मीरी पंडितों में मानसिक कष्ट जबरदस्त उस बात ने पहुंचाया। और उसी दिन कश्मीरी पंडितों ने यह फैसला कर दिया था, पूरे समुदाय ने फैसला कर दिया था कि आने वाले इलेक्शंस में इसके विरुद्ध हम कैंपेन चलाएंगे, और वही हुआ। पीछे आपको याद होगा, कोई 8-10 दिन पहले की बात है, प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित्स, उसमें मेरा सिग्नेचर भी है, वन ऑफ द सिग्नेटरी मैं भी हूं, तो एक अपील जारी की थी, और वो बड़ी वायरल हो गई थी अपील, जिसमें यह कहा गया था कि दिल्ली के वोटर्स से हम विशेषकर, और कश्मीरी पंडित समुदाय में जिन्होंने अपने वोट दिल्ली में बनाए हुए हैं, वो ओवरवेलमिंगली बाहर आकर के सबसे पहले तो वोटिंग करें, और उसके बाद में ये सुनिश्चित करें कि वो वहां पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को हराएंगे। और दूसरा, साथ में यह भी अपील की थी कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को इस बार दिल्ली में लाएं। ये हुआ कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ। अब देखिए, पूर्वांचल के लोगों के साथ उन्होंने क्या किया, और सबसे बड़ी बात, जो कोविड का समय था उस वक्त किस प्रकार से उनको बसों में भर करके, डीटीसी बसों में भर करके ये कह दिया कि वो उनको घर ले जाएंगे, लेकिन दिल्ली की सीमा के बाहर जाकर के 10-15 किलोमीटर के बाद में उनको वहीं छोड़ दिया। आपने देखा होगा उस समय के दृश्य हमारे सामने हैं, इस तरह से वो फिर पैदल यात्राएं उन्होंने अपने घर तक की। कुछ तो बिहार के थे, कुछ तो झारखंड के थे, और कुछ तो यूपी के थे। किस प्रकार से वो बेचारे वहां से निकले, एक तरह से हम ये कह रहे हैं बेइज्जत होकर, और वहां से वो निकल गए उस वक्त। वो दृश्य भी मुझे याद है। और फिर जो ये उन्होंने घर घर और गली गली शराब पहुंचाने की ये एक स्कीम बनाई, प्लान बनाया, और उसमें जो उन पर ये बड़े जबरदस्त एलिगेशंस है, जिसके लिए वो जेल भी गए। अब उनका देखिए, शिक्षा मंत्री जो ये मनीष सिसोदिया है, वही शराब मंत्री भी है, वही आबकारी मंत्री भी है। ऐसा दुर्भाग्य कहीं पर दुनिया में नहीं है, लेकिन इसने वो दुर्भाग्य जो है वो दिल्ली के नाम लिख लिया है। तो वो भी जेल में थे, कोई 1.5 साल वो भी जेल में रहे। अब इनके, मतलब संजय सिंह इनका एक नेता है, वो भी जेल में रहे।
वो सोमनाथ भारती वो भी जेल में, सत्येंद्र जैन वो भी जेल, अरविंद केजरीवाल स्वयं जेल में। और जी अरविंद केजरीवाल का ईगो इस कदर बढ़ गया था, उसकी दो मिसालें मैं सामने रखूंगा। जी पहली मिसाल उसकी, जब वो जेल जाता है, ही मेक्स द पॉइंट कि वो रिजाइन नहीं करेगा, यानी वो जेल से सरकार चलाएगा, बट ही वॉज नॉट अलाउड टू डू दैट। और उसके बाद में जब इलेक्शंस की दृष्टि से उसको बेल मिली और वो वापस बाहर आ गया, जब इलेक्शंस लोकसभा के थे, उस वक्त उसने एक बात कही थी, हर जगह घर घर जाकर के, दिल्ली में गली गली घूम करके, हर सड़क पर घूम करके एक बात उसने कही थी कि मैं दिल्ली के लोगों से ये कहता हूं कि अगर वो मुझे जेल भेजना नहीं चाहते हैं तो तो वो मुझे वोट सातों देना। सीटें मुझे जिताएं। जी और दिल्ली के लोग भी देखिए कैसे हैं, उन्होंने सातों सीटें इनकी हरा दी। ही शुड हैव टेकन ए क्लू फ्रॉम दैट कि लोग जी किस प्रकार से सोच रहे हैं, यानी हाँ लोगों की इच्छा ये थी कि वो जेल में ही रहे। हम्म। इतनी उनके लिए अनॉयमेंट, जो इतना उनके लिए जो अंदर एक भाव उनके विरुद्ध पैदा ये हुआ इलेक्शन था। में भी तो वही हुआ कि उनको हरा के तो यही कि भैया तुम्हारा जगह जो जेल में है, तुम बाहर नहीं होने चाहिए, तो लोगों ने क्लियर कर दिया। अब देखिए इस इलेक्शन में वो बेल से बाहर आए हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी तो उन्होंने कुछ कंडीशंस लगाई। वो जी इंपॉर्टेंट है वो कंडीशंस। वो कंडीशन क्या, क्योंकि कोई कानून ऐसा नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट उनको ये कहे कि आप रिजाइन करो, बिकॉज इट इज अ मॉरल इशू। जी ये उन्होंने स्वयं करना चाहिए था। आज तक कई दिग्गज नेताओं ने ऐसा किया है जब उन पर आक्षेप आए हैं। एल के अडवाणी इज द बेस्ट एग्जांपल। जब उन जी पर आक्षेप आया था, वो लोकसभा में उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन थे, लोकसभा के मेंबर थे, ही रिजाइन फ्रॉम बोथ। एंड देन आफ्टर सम टाइम से 2 to 3 years, जब सारे वो जितने एलिगेशंस है वो समाप्त हो गई, तो वो फिर से चुन करके आ गए एंड फिर से ही वाज द लीडर ऑफ अपोजिशन। जी मदन लाल खुराना जो चीफ मिनिस्टर वहां पर थे, वही उनका बहाना वहां से हटने का हो गया। वो भी उस समय उन्होंने भी रिजाइन किया था। जी जी अब देखिए इन्होंने क्या किया, जब ये बाहर आए, इन्होंने वहां पर दोगलापन ये अपनाया कि जो शर्तें थी, वो शर्त ये थी कि वो चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस नहीं जा सकता है। जी दूसरी शर्त ये थी कि वो किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता बिल्कुल। और भी इस तरह के कई रेस्ट्रिक्शंस उन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं। जी जी तो ये अश्विनी सारी जी चीजें देख करके उनके दिमाग में ये बात आ गई कि एक प्रकार से वो कठपुतली चीफ मिनिस्टर की तरह रहेंगे, और तब जाकर के उन्होंने रियलाइज किया कि उनको रिजाइन करना चाहिए। और उन्होंने आतिशी मेरिल को वहां पर एक तरह से समझिए, वो खुद कह रहे थे शी इज ए टेम्पररी चीफ मिनिस्टर ऑफ जी दिल्ली। जी जी अब जी देखिए जी ये इनका एक जिसे कहते हैं ईगो जो था इनका, ये उसका एक उनका जो राजनीतिक जिसे कहते हैं एक टीवी एंकर ने भी उनको अभी एक इंटरव्यू में कहा था कि जो अभी इलेक्शन होंगे तो क्या आप चीफ मिनिस्टर का दावेदार कौन है, तो उन्होंने बोला नहीं मैं ही हूं और कोई नहीं है। मतलब कि ये नहीं कि जैसे बीजेपी बोलती है, जैसे अभी भी बीजेपी के कैंडिडेट्स जो भी हैं उनको पूछा जा रहा है, उनको लीडरों को पूछा जा रहा है कि सीएम कौन है, वो बोल रहे हैं कि हमारी जो है पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी कौन होगा। तो ये हमेशा बोल नहीं जी वो नहीं होंगी मैं ही हूं। क्योंकि उसका कारण था इनका, सबसे पहले इनका ईगो, फेक सेल्फ एस्टीम, फिर ओवर कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें, मतलब इन्होंने ये मान लिया था कि जो दिल्ली के लोग हैं, जब असेंबली के इलेक्शन होते हैं, दिल्ली के वोटर्स इनकी जेब में पहले से ही हैं। इन्होंने ये मान कर चले थे। अब देखिए इनका बड़बोला स्टेटमेंट, और ऐसा स्टेटमेंट मैंने आज तक पिछले 50 साल में 60 साल में किसी राजनेता के द्वारा दिया हुआ मैंने कभी नहीं सुना। और जी उन्होंने जी क्या कहा, ये बात उन्होंने केवल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ही नहीं कही, ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बाहर कही, कंपेनिंग में भी कही। और क्या कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूं, ये उनके शब्द हैं, कि वो इस जन्म में हमें हरा नहीं सकते। हमें हराने के लिए दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, मैं तो आपसे दूसरा जन्म कहता लेना हूं, पड़ेगा। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। जी 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 कहा था दिस बिल्कुल इज एन सही। एक्सट्रीम ऑफ, दिस इज एन एक्सट्रीम ऑफ बिल्कुल वंस बिल्कुल
one's disaster and one's destruction. ये कोई उन्होंने डिक्टेटर की अपनी तरह, जो मैं destruction हूं और तो मैं ही होऊंगा और कोई नहीं हो ये सकता। उन्होंने अपनी destruction और अपनी जिसे कहते हैं डिस्ट्रॉय होने की इबारत अपने हाथों से लिखी जी, जी। और तो फिर अश्विनी जी, हाँ जी, जी, हाँ जी, अश्विनी जी, बोलिए। मुझे एक बात बताइए कि जो मोदी जी के ऑल ओवर इंडिया में जो स्कीमें आई हैं, चाहे गोल्डन कार्ड है, जो है आयुष्मान कार्ड, जो हेल्थ इंश्योरेंस के हैं, या बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो जानबूझकर केजरीवाल ने दिल्ली में इम्प्लीमेंट नहीं होने दी। क्या एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है? देखिए, मैं आपसे ये कहता हूं कि जो इस सरकार की यानी एनडीए सरकार की, बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी लोगों के हितों में जिसे कहते हैं हुँ, लोकहित वेलफेयर मेजर है, वो है आयुष्मान भारत। जी, इससे बड़ी कोई और स्कीम नहीं हो सकती है जहां एक व्यक्ति को, अगर वो उस दायरे में आता है इकोनॉमिकली, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तो सबके लिए है जी। कि 5 लाख तक आप, अगर आपकी हॉस्पिटलाइजेशन होती है, वो सारा खर्च जो है वो सरकार उठाता हुँ, है। एंड एक बात इसके साथ जुड़ी हुई है और वो ये कि आपने एक पैसा भी प्रीमियम नहीं देना है। ये बिल्कुल। प्रीमियम जो इसका है वो सारा सरकार देगी। एक तो सरकार प्रीमियम देगी, उसके ऊपर में आपका इलाज कराएगी और उसके बाद में 1 साल गुजर जाने के बाद में फिर आपके लिए ये 5 लाख रुपए शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, इससे बड़ी सारी दुनिया में शायद ही कोई कोई इसके स्कीम नहीं। कंपेयर करने वाली कोई ऐसी स्कीम होगी। जी, और बिल्कुल। इस आपकी गवर्नमेंट ने दिल्ली में क्या किया, उसने इसको वहां लागू नहीं होने दिया। हुँ, हुँ। अच्छा, वेस्ट बंगाल सरकार में ममता बनर्जी ने भी इसको लागू नहीं करने दिया। जी, उसका कारण क्या है? कारण यह है कि अगर ये वहां लागू हो जाती, इसके दिमाग में ये था कि इसका श्रेय जो है वो भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार या मोदी जी को जाता था। जी। इसलिए लोगों को भले ही नुकसान हो लेकिन ये श्रेय उनको नहीं देना। हुँ, नंबर एक। नंबर दो, जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो समझने वाला है, वो क्या है? उसने कई चीजें ऐसी की बीच बीच में जिसको लेकर के ये साफ नजर आ रहा था कि वो एक प्रकार से ये जो फ्रीबीज होते हैं ना, रेवड़िया जिसे कहते हैं, जी। रेवड़िया बांटने में उसने कोई कोर कसर नहीं रखी। अब उसी को प्रमोट करता था। जी। अब एक ऐसा व्यक्ति, हुँ, एक ऐसा पॉलिटिशियन जो जानबूझकर ये फ्रीबीज जो हैं वो बांटता रहता है, उसका मुकाबला करने के लिए हुँ, जिन्होंने उसको हराना होगा और उसी के फील्ड में हराना होगा, तो उन्होंने भी फिर वैसा ही करना होगा। शठे शाचम समाचारा, तो वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर ये रेवड़ियां जो हैं बाकियों ने भी शुरू कर दी। अब हुँ, उसमें सबसे पहले कांग्रेस सामने आई, फिर उसके बाद में और पार्टी सामने आई। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली में इस तरह की वेलफेयर स्कीम्स बताई, लेकिन इसमें जो सबसे लोक लुभावन और हमारे मन को ही नहीं बल्कि आत्मा को संतुष्टि देने वाला एक कार्यक्रम है, जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में जय भी यमुना गंगा। वहां पर बीजेपी हेडक्वार्टर्स में किया। वो है यमुना का, माता यमुना का यमुना माता। सफाई जी, जी, कर, जी। शुरुआत भी उन्होंने यमुना का उसी से की, अपने क्लींजिंग भाषण ऑफ, की, और अंत भी इसी से किया। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लींजिंग ऑफ मैसेज उन्होंने यमुना। दिया। जी। अगर यमुना, देखिए, जब यमुना दिल्ली के अंदर दाखिल होती है, वहां पर उसका पोल्यूशन लेवल जो है वो 5 से 10% है, हुँ, जिसको दिल्ली में आप उसको साफ करके जब अंत दिल्ली का आता था, वहां पर उसको आप 0% भी भाप दे जी, सकते, जी, पोल्यूशन की लेवल अगर देखनी हो। लेकिन जी, क्या हुआ, जी। ये 10% पोल्यूशन शुरुआत में जो होता है वो हुँ, अंत में 99% चला जाता है पोल्यूशन। यानी पूरी पूरी यमुना जो है वो दिल्ली में इतनी मटमैली हो जाती है, इतनी पोल्यूटेड हो जाती है, इतनी गंदी हो जाती है कि हमें स्वयं ही अपने आप में एक प्रकार से लज्जा आने लगती है कि हमने इस नदी का, हमने माता यमुना का क्या हाल कर दिया है। अब हुँ, देखिए उसके मुकाबले में जब ये यूपी में एंटर होती है, हुँ, फिर धीरे धीरे करके यूपी सरकार ने
कोई लगभग समझिए 40-50 किलोमीटर के बाद में यमुना को साफ करना शुरू कर दिया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, उसमें गंगा और यमुना को साफ करने का एक कंप्लीट प्लान है। उसको पिछले 10 साल में धीरे धीरे करके यूपी की सरकार और बिहार की सरकार ने, यूपी की सरकार ने तो प्रमुखतः, लेकिन बिहार की सरकार ने भी किया साफ सफाई, और उसका नतीजा आप इस समय देख सकते हैं कि किस प्रकार से गंगा जो है वो प्रयागराज में है। जी कि बिल्कुल। आज प्रयागराज में फॉरेन से लोग आते हैं, हर जगह से लोग आते हैं और वहां स्नान पानी करते हैं, और पानी कोई भर के अपने जार में पानी भर के घर ले जाते हैं पीने के लिए। और इतना ही नहीं कि हम कहें वहां जाते हैं, ये कोई तादाद जो है सैकड़ों में नहीं है, हजारों में नहीं है, लाखों में नहीं है। अभी तक 40 करोड़ लोग जो हैं वो प्रयागराज में वहां पर आस्था की डुबकी उन्होंने लगा दी। बिल्कुल है। अच्छा, इसके बाद में जब ये आगे जाती है, यही दरिया जब आगे जाता है, फिर जब गंगा यमुना और सरस्वती मिल करके फिर ये बिहार में दाखिल होती हैं, फिर वहां से जब आगे बढ़ती है, आगे जाकर के बंगाल में इसके फिर 2 हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा इस दरिया का गंगा सागर में चला जाता है, बे ऑफ बंगाल जिसे कहते हैं। दूसरा जो है वो बांग्लादेश में चला जाता है, उसको वहां पर पद्मा रिवर कहते हैं। वहां पर दोनों दरिया अगर आप देखेंगे कि उनकी क्या हालत है, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। जी जी जी। तो अश्विनी जी, मुझे एक बार बताइए, जो ये इलेक्शंस रहे इसमें बड़े मियां भी आए थे हैदराबाद से किला फतह करने के लिए, उनका क्या हशर हुआ? वो बहुत उछल तो बहुत रहे थे, उनका क्या हशर हुआ? उनका कैंडिडेट तो वहां हार गया, जहां वो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट वो आदिल था, वो भी वहां से आ गया। वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता, हालांकि उन्होंने वोट हासिल किए हैं, देयर इज नो डाउट इन इट। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है ओवैसी की, उनका जो कैंडिडेट वहां पर था वो तीसरे नंबर पर है वहां पर। इसलिए ये जो राजनीति है ना, ये मुस्लिम राजनीति, ये जातिवादी राजनीति, इसका भी सबसे पहले तो जब हरियाणा में इलेक्शंस हुए, उसके बाद उसके साथ में जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए, फिर महाराष्ट्र में हुए, और फिर यूपी में जो वो सारे बाई पोल्स थे उस समय, 9 बाई पोल्स थे, तो बीजेपी जीत गई। उन सब में जो निष्कर्ष सामने आ गया वो ये है कि ये जातिवादी राजनीति, मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति और भारत के विरुद्ध जो राजनीति है, एंटी इंडिया पॉलिटिक्स जो है, उसका दौर समाप्त हो चुका है। लोग ये मानने को तैयार नहीं है। और इस बार तो सोने पर सुहागा एक और बात है, ये जो फैजाबाद से वो अवधेश प्रसाद जीत कर आए थे जी, समाजवादी पार्टी के, जिसको समाजवादी पार्टी लोकसभा में फ्रंट सीट पर बिठाने की कोशिश करती थी जी, उनके सुपुत्र ने इस बार बाई इलेक्शंस में फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसी के अंतर्गत मिल्कीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है, वो वहां पर बड़ी बुरी तरह से हार गया। बिल्कुल। He lost his son, जो समाजवादी पार्टी के वहां पर एक वो उम्मीदवार थे, वो वहां पर 60,000 से भी अधिक वोट उसे वहां से हार जाते जी। बिल्कुल, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत जाती है और श्री राम के गुणगान फिर सारे वहां पर गाते हैं। यानी ये जो 10 ये जो बाईपोल्स यूपी में हुए हैं, उसमें से 8 बाईपोल्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत गई है जी जी। इट इज नॉट ए जोक। और ये रिवर्सल है जो हमने 2024 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा इलेक्शंस के वक्त तस्वीर देखी थी, ये उसका बिल्कुल उलट है। हाँ, एक चीज जरूर है, आगे आने वाले समय के लिए, आगे आने वाली जनरेशंस के लिए आम आदमी पार्टी और उसके बड़े बड़े नेता और खासकर ये जो अरविंद केजरीवाल है, ये एक प्रकार से सिंबल बन गए हैं। सिंबल, जैसे कि मैंने 3 शब्द पहले कहे, दोगलापन, बड़बोलापन, राजनीतिक कमीनापन, ये उसके सिंबल बन गए हैं ये सारे। और जिस तरह से इन्होंने उन सब लोगों को
जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन जब मूवमेंट हुई थी, उस वक्त लोगों ने अपने जॉब्स छोड़े थे, अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई छोड़ी थी और इनको ज्वाइन किया था। उन सबको जिस प्रकार से इन्होंने धोखा दिया, इवन फॉरेन से लोग अपना जॉब छोड़ के उसमें यहाँ आए थे इंडिया। जी, मैं कई कश्मीरी पंडितों अन्ना को हजारे जानता के हूँ, साथ। कई जी, कश्मीरी जी। पंडित युवकों को मैं जानता हूँ हम्म, जिनके करियर बर्बाद हो गए उस वक्त, लेकिन बाद हम्म, में वो संभले। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, कई कश्मीरी पंडित उसमें हैं, नौजवान। हम्म, तो हम्म, एनीवे फिर वो संभल गए, धीरे धीरे करके उनको संभाल लिया गया। लेकिन इन्होंने ऐसे ही हजारों युवकों का शोषण किया, अपने कार्यकर्ताओं का शोषण किया, जो इनके साथ में अपनी एक टीम थी इनकी, उनमें से एक 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 करके सबको बाहर निकाल दिया, खदेड़ दिया। और एक फेक नैरेटिव, नक्सल नैरेटिव और एंटी इंडिया नैरेटिव, वो जो जॉर्ज सोरोस है उसका नैरेटिव, इन सबको उन्होंने, जो आपको पता होगा पिछली बार जो वो फार्मर्स एजिटेशन थी, और उसके बाद में सो कॉल्ड फार्मर्स एजिटेशन, उसके बाद में जो एंटी हिंदू राइट्स दिल्ली में वहां हुए। दिल्ली में हुए, उस सब में इन सब का रोल जो था आम आदमी पार्टी का, वो ना केवल निंदनीय है, कंडेमनेबल है, बल्कि वो आगे आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल है कि इस तरह की गंदी राजनीति कोई ना करे। हाँ, एक बात तो जरूर है, जैसे कहते हैं ना, कर्मा, कर्म जो है वो अल्टीमेटली जो है अपना रोल निभाती है। कभी ना कभी हमने अपने कर्मों का फल भुगतना होता है, कोई इससे बच नहीं सकता, सूनर और लेटर। अश्विनी जी, एक बात बताइए मुझे, अंत में मुझे एक बात बताइए, कल से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कल शाम से कि आतिशी बहुत जबरदस्त डांस कर रही है और पार्टी बना रही है, क्या संदेश है ये? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक जिस जिस फेज में अभी है, उसमें अब दो तरह के विचार हैं। ये अन्ना हजारे ने भी कहा है, अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक टीवी के हैं उन्होंने भी ये कहा है, और भी कई लोगों ने कहा है। देयर आर ओनली टू वेज नाउ फॉर आम आदमी पार्टी एंड अरविंद केजरीवाल। द फर्स्ट रूट इज, जैसे उन्होंने पिछले 10 साल गुजारे, आगे आने वाला समय भी वो वैसा ही गुजारे, फिर देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। वो अपनी जो उन्होंने लाइन ली है वो उसी पर चले जैसे उन्होंने किया है। एक रास्ता उनके पास ये है, दूसरा रास्ता भी उनके पास है, और वो क्या है? वो है प्रायश्चित का, वो है सब लोगों गलतियां के सुधारने का। पब्लिकली अपनी भूल स्वीकार करें, पब्लिकली अपनी गलतियां, अपने पाप जो हैं उनको स्वीकार करें, और प्रायश्चित का जो रास्ता है उसके बाद में वो अपना लें। अब ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं, ये अब उन तक है। लेकिन एक बात तो पक्की है, देखिए 5 साल के लिए दिल्ली में और एक प्रकार से लोकसभा में, अब तो राज्यसभा में भी इसका इफेक्ट आने वाला है धीरे धीरे करके। वहां से तो वो अब फारिग हो गए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इसका फॉल आउट शायद पंजाब में हो, ये हो सकता है इसका कोई फॉल आउट पंजाब में हो। खैर, वो तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन एक चीज जरूर है, वो ये है कि मुझे अरविंद केजरीवाल में सिर्फ अब एक चीज नजर आ रही है, और वो ये है, अगर उन्होंने ये सोचना होगा कि आगे कोई सुधार आए, उसमें सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है प्रायश्चित का। बाकी उनका अभी जेल जाना बाकी है, क्योंकि वो अभी बेल पर है। वो भी बेल पे है। तो अश्विनी जी, अंत में मुझे बताइए कि अभी दिल्ली का भविष्य अगले 5 साल क्या होने वाला है? मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में आमूलचूल परिवर्तन आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से नंबर 1, पोल्यूशन की दृष्टि से नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन और सड़कों की दृष्टि से। ये जो नई डिस्पेंसेशन आने वाली है, ये काफी जिम्मेवार लोग हैं। और मैंने रिसेंटली कहीं पर मैंने कहा था कि डोंट टेक वोटर्स कैजुअली, दिल्ली इज ए बिग लेसन। अब जो ये लेसन है ना, ये केवल आम आदमी पार्टी के लिए ये लेसन नहीं है, ये लेसन जो है उनके लिए भी है जो जीत कर आए हैं। ये लेसन उनके लिए भी है जिन्होंने लोगों को
जिसे कहते हैं उनकी अपेक्षाएं बढ़ाई हैं, उनकी आशाएं बढ़ाई हैं। ये लेसन सबके लिए है और केवल ये दिल्ली के लिए नहीं है, सारे देश के लिए है, हर एक राजनेता के लिए है कि आपने जो वादे किए हैं सोच समझकर पहले वादे करिए, उसके बाद में ईमानदारी से अपने वादों को निभाने का प्रयत्न करिए। जितना आपसे होता है उतना करिए। अब मोदी जी ने पिछले 10 साल में हो सकता है उन्होंने 100 वादे किए थे, लेकिन सच्चाई ये है उनमें से 90 वादे तो उन्होंने पूरे कर दिए हैं। बाकी जो 10 वादे हैं उन पर भी वो काम कर रहे हैं। हो सकता है वो वादे पूरे न हो, लेकिन ओवरऑल जब हम देखते हैं तो उन्होंने जो अपने 90% वादे जो हैं, आखिर जनता भी तो देखती है। ये मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को यूं ही तीसरी बार लोगों ने चुन करके नहीं भेजा है, और अपनी आइडियोलॉजी से कभी कोई समझौता नहीं करना। ये जो केजरीवाल ने अपनी आइडियोलॉजी से समझौता किया, अपने मॉरल स्टैंड पर उन्होंने जो समझौता किया, ये हम सबके लिए लेसन है। नेवर compromise so far as your ideology is concerned। चाहे आपको सत्ता मिले या ना मिले, आप अपनी विचारधारा पर डटे रहिए, और जो आपके कर्तव्य अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, समुदाय के प्रति, पार्टी के प्रति हैं, उनको आप जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ये सोचे बिना कि नतीजा क्या होगा, उन कर्तव्यों का निर्वहन करिए। ये है के इलेक्शंस का सबसे बड़ा लेसन। एंड डोंट टेक वोटर्स कैजुअली। हाँ, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि वोटर जो हैं वही जनता का जनार्दन जो है वही राजा बिठाती भी है और वही हटाती भी है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल जो अपने भाषण में दिल्ली के कार्यकर्ताओं का और पूरे दुनिया को कल बता दिया, शुरुआत ही उन्होंने जो है यमुना मैया की जय से लगाया। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इन 5 सालों में जो है कि यमुना मैया की जो है काया पलट हो जाएगी और वहाँ शुद्ध पानी जो है लोग अच्छी तरह से नहाएंगे। वो झाग वाला जो वहाँ पानी है वो गायब हो जाएगा। अश्विनी जी, आपने जी एक यहाँ पर मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा। जी, जरूर। देखिए, पिछले 3 साल हमने बहुत इंतजार किया है इस बात के लिए। मैं सारे कश्मीरी हिंदू समुदाय को ये जो कल का रिजल्ट आया है उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। हालांकि इसमें हमारी कोई डायरेक्ट जीत नहीं है, लेकिन इसमें हमारी मानसिक जीत है, इसमें हमारी साइकोलॉजिकल जीत है, इसमें हमारी आध्यात्मिक जीत है, इसमें हमारी वो जीत है कि अगर आपके विरुद्ध कोई बात करता है तो आप उसको फिर क्या करते हैं, एक शाप देते हैं। केजरीवाल अभिशप्त थे और ये कभी ना कभी होना था, क्योंकि उन्होंने दीन दुखियों के दिलों को ठेस पहुंचाई थी। और उसके लिए मैं सारी कश्मीरी पंडित उन समुदाय से, कश्मीरी हिंदू समुदाय से और दिल्ली के वोटर्स का तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं उनको, और साथ में कामना करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में हम बहुत अच्छा समय देखें और अपने देश की, अपने समाज की उन्नति और हमेशा एक उनके लिए आगे आने वाले दिनों में बधाइयों का सिलसिला जारी रहे, इसकी कामना करता हूं। अश्विनी जी, आज आपने इस दिल्ली के जो इलेक्शंस हैं उस पर बात की हमारे साथ और अपना कीमती समय दिया। मैं सभी जो व्यूअर्स हैं उन सबों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे ये चैनल द कश्मीर डायलॉग को आप सब्सक्राइब करें और साथ में ज्वाइनिंग का जो बटन है उसको दबा के हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में आने के लिए। नमस्कार। नमस्कार जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय।